हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी और एमपी स्टेट और अदर इंडियन लेवल की एग्जाम्स के लिए बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी क्लासेस के साथ। और अभी फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स की जो 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग में आकाश सर की क्लास हो रही है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी देखना। सर की क्लास चल रही है फ्रेंड्स, जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है। हमारी पटवारी की एग्ज़ाम है, एमपी पटवारी, एमपी एसआई है, वन रक्षक है और एमपी पीएससी, जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है और जो एग्ज़ाम हो चुकी है फ्रेंड्स। तो सभी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो सर लेकर आ रहे हैं, तो क्लास को देखना ना भूलें। और सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और रात में 8 बजे भी एक क्लास आ रही है सर की, लाइव क्लास हो रही है फ्रेंड्स, फिजिक्स की क्लास है, तो आप उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, लघु बीजाणु जनन के समय अर्ध विभाजन किसमें होता है? लघु बीजाणु जनन के समय अर्ध विभाजन किसमें होता है? एंडोथीसियम में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग कण। एंडोथीसियम, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग कण। तो कीजिएगा साथियों आंसर इस क्वेश्चन का। सभी साथी आंसर करेंगे। जो लघु बीजाणु के समय अर्ध विभाजन होता है तो वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसका बी आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से जायांग से संबंधित शब्दों को पहचानिए। नीचे दिए गए शब्दों में से जायांग के शब्दों को पहचानिए। वर्तिकाग्र, अंडप, भ्रूणकोश, अपरा, पुष्पासन, स्त्री केसर, वर्तिका, अंडप, अंडप, अंडाशय, भ्रूणकोश, टेपिटम, अंडप, पुंकेसर, अंडाशय, भ्रूणकोश। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वर्तिकाग्र, अंडप, भ्रूणकोश, अपरा। जो ए है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक भाग से आरंभ करते हुए अंडाशय के भागों का सही क्रम है। आंतरिक भाग से आरंभ करते हुए अंडाशय के सही क्रम का, जो भागों का सही क्रम है, अंड, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, आवरण, अंड, भ्रूणकोश, बीजांडकाय, आवरण, भ्रूणकोश, बीजांडकाय, आवरण, अंड, अंड, आवरण, भ्रूणकोश, बीजांडकाय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो आंतरिक भाग से आरंभ करते हुए अंडाशय के भागों का सही क्रम होगा वह होगा अंड, भ्रूणकोश, बीजांडकाय, आवरण। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में से उन कथनों का चयन कीजिए जो किसी विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद के लिए सही है। यह परिपक्व अवस्था में 8 केंद्र की व 7 कोशिका युक्त होता है। ये विकास के समय स्वतंत्र केंद्र की होता है। ये आवरण के अंदर बीजांडकाय के बाहर स्थित होता है। इसमें एक अंड उपकरण निभागीय अंत पर उपस्थित होता है। सभी साथी आंसर कीजिएगा। अपनी कितनी आपकी स्पीड है, क्वेश्चन कितने आप कर पा रहे हैं वो जांचिएगा और आंसर कीजिएगा सभी साथी। गलत होगा तो आप कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कोई भी साथी छूटे ना। सभी साथी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1 और 2, जो 1 और 2 है, यह परिपक्व अवस्था में 8 केंद्र की व 7 कोशिका युक्त होता है। जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद है वह परिपक्व अवस्था में 8 केंद्र की और 7 कोशिका युक्त होता है। ये विकास के समय स्वतंत्र केंद्र की होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयुग्मन उन्मीलीय पुष्पों में हो सकता है यदि, स्वयुग्मन उन्मीलीय पुष्पों में हो सकता है यदि पराग अंडप के
परिपक्व होने से पहले परिपक्व होते हैं। अंडप पराग के परिपक्व होने से पहले परिपक्व होते हैं। अंडप व पराग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। परागकोश व वर्तिका दोनों बराबर लंबाई के होते हैं। परागकोश व वर्तिका दोनों बराबर लंबाई के होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप भी क्वेश्चन पढ़िए, आप भी क्वेश्चन के आंसर कीजिए। तो यहाँ हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंडप व पराग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। जो स्वयुग्मन उन्मीलीय पुष्प हो सकता है तो उसमें जो अंडप व पराग हैं वह दोनों एक साथ परिपक्व होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। अनुन्मीलीय पुष्प हमेशा स्वयुग्मन दर्शाते हैं। उन्मीलीय पुष्प सदैव सजात पुष्पी परागण दर्शाते हैं। अनुन्मीलीय पुष्प स्वयुग्मन या सजात पुष्पी परागण दोनों दर्शाते हैं। उन्मीलीय पुष्पों में कभी स्वयुग्मन नहीं होता है। सही कथन। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुन्मीलीय पुष्प हमेशा स्वयुग्मन दर्शाते हैं। ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई स्थिति में से वो चयन कीजिए जो स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को रोकते हैं। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक रहे हैं। ए है द्विलिंगाश्रयी पादप जिसमें एक लिंगी पुष्प हो। बी एक लिंगाश्रयी पादप जिसमें केवल नर या मादा पुष्प हो। सी द्विलिंगाश्रयी पादप जिसमें द्विलिंगी पुष्प हो। डी एक लिंगाश्रयी पादप जिसमें द्विलिंगी पुष्प हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक लिंगाश्रयी पादप जिसमें केवल नर या मादा पुष्प हो वह स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण को रोकते हैं। नेक्स्ट है, एक भ्रूणकोश में वे कोशिकाएं जो निषेचन के बाद अपभ्रष्ट हो जाती है वे हैं। एक भ्रूणकोश में वे कोशिकाएं जो निषेचन के बाद अपभ्रष्ट हो जाती है वे हैं सहाय और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं, सहाय और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं व प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, अंड और प्रतिव्यासांत कोशिका। बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा साथियों। सहाय और प्रतिव्यासांत कोशिका जो है वो भ्रूणकोश में होती हैं जो निषेचन के बाद अपभ्रष्ट हो जाती है। सहाय और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लिंगाश्रयी पादप में एक कृत्रिम प्रक्रिया करते समय निम्न में से कौन से पद अनावश्यक हैं। जो लिंगाश्रयी पादप है उनमें कृत्रिम प्रक्रिया जो आर्टिफिशियल कहना चाहिए प्रक्रिया हो रही है वो करते समय कौन से पद अनावश्यक हैं। ऑप्शन ए मादा पुष्प की बैंगिंग वर्तिका पर पराग की डस्टिंग, विपुंसन, पराग का संग्रहण। सही उत्तर ऑप्शन सी। जो विपुंसन है ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लिंगाश्रयी पादप में एक कृत्रिम प्रक्रिया करते समय जो विपुंसन पद है अनावश्यक होता है। सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रारूपी द्विबीजपत्री पत्ती व एक घास के भ्रूणों में वास्तविक समानता वाली संरचना है। प्रारूपी द्विबीजपत्री व एक घास के भ्रूणों में वास्तविक समानता वाली संरचना है। मूलांकुर चोल व प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल व प्रसल्क,
बीजपत्र व प्रशल्क, बीजपत्राधार और मूलांकुर। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बीजपत्र और प्रशल्क। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक उपकरण के कुछ भागों का उपयोग पौधों में बिना निषेचन के भ्रूणों के निर्माण में लिया जाता है उसे निम्न में से कहा जाता है? अनिषेक फलन, असंग जनन, कायिक संवर्धन, लैंगिक जनन। तो यहाँ हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड। जो असंग बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो वह असंग जनन की श्रेणी में आएगा, तो इसे असंग जनन कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प में यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के गुरु बीजाणु बनाती है और यदि उनमें से एक गुरु बीजाणु भ्रूणकोश में विकसित होता है तो इसका केंद्रक होगा अगुणित, द्विगुणित, कुछ अगुणित व कुछ द्विगुणित भिन्न गुणित वाले। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्विगुणित होगा। जो इसका केंद्रक है वह द्विगुणित होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल का निर्माण करता है कहलाती है? अनिषेक फलन, असंग जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अभी हमने बात की थी साथियों कि जो भ्रूण का निर्माण हो रहा था वह बिना निषेचन की प्रक्रिया के जो भ्रूण का निर्माण हो रहा था तो उसे हमने क्या कहा था? असंग जनन कहा था। असंग जनन की बात की थी अभी, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि जो बिना अंडाशय, जो अंडाशय बिना निषेचन के किसका निर्माण कर रहा है? फल का निर्माण कर रहा है। तो फल का निर्माण करेगा तो यह अनिषेक फलन का होगा। जो है यह क्रिया जो होगी वह अनिषेक फलन कहलाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के निर्माण में क्या हो रहा था? असंग जनन हो रहा था और जो फल है उसके निर्माण में हो रहा है अनिषेक फलन। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित व त्रिगुणित संरचनाएं हैं। सहायक, सहकाय युग्मनज व प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सहकाय प्रतिव्यासांत कोशिका व ध्रुवी केंद्रक, प्रतिव्यासांत सहकाया व प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, सहकाय ध्रुवी केंद्रक और युग्मनज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निषेचित भ्रूणकोश में अगुणित, द्विगुणित व त्रिगुणित संरचनाएं सहकाय, युग्मनज व प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानी की बाहरी व आंतरिक भित्ति की सतहों पर क्रमशः है अंतस्थिसियम व टेपिटम, बाह्य त्वचा व अंतत्वचा, बाह्य त्वचा व मध्य परत, बाह्य त्वचा व टेपिटम। अंतस्थिसियम व टेपिटम, बाह्य त्वचा, अंतत्वचा, बाह्य त्वचा, मध्य परत, बाह्य त्वचा, टेपिटम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो एपिडर्मिस और टेपिटम है वह इसका राइट आंसर होगा। बाह्य त्वचा और टेपिटम, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप की जाति बड़ी संख्या में न चिपकने वाले पराग व प्रकाश बनाती है तथा इसकी वर्तिकाग्र लंबी न और न चिपकने वाले होती है। ये सभी किसके द्वारा परागण को बढ़ाते हैं? कीटों द्वारा, जल, वायु, जंतु। सही उत्तर ऑप्शन सी, वायु के द्वारा परागण को बढ़ाया जाता है।
ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में स्थित होते हैं वह है ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, वंक्षण नहर, अधिवृषण, वृषण कोश। उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में स्थित होता है वह थैली क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वृषण कोश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृषण कोश का कार्य है वृषण का तापमान, शरीर का तापमान, वृद्धि हार्मोन का स्तर, नर हार्मोन का स्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृषण का तापमान। वृषण का तापमान जो होगा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप सभी अपना आंसर ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग है। वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग है 4 से 5 सेंटीमीटर तथा 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर तथा 3 से 4 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर तथा 4 से 5 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर तथा 8 से 9 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो 4 से 5 तथा 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वृषण की लंबाई होती है। तो ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते चलिए। नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव वृषण में कितने कक्ष लगभग होते हैं? जो वृषण है मानव का उसमें कितने कक्ष होते हैं? 250, 300, 350, 400। मानव वृषण में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। जो 250 है, 250 कक्ष मानव वृषण में होते हैं, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव वृषण में उपस्थित कक्ष कहलाते हैं। जो 250 कक्ष मानव के वृषण में है वह क्या कहलाते हैं? वृषण पालिका, शुक्रजनक नलिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। ए हमारा सही उत्तर होगा वृषण पालिका। जो मानव वृषण में उपस्थित कक्ष हैं, कक्षों की संख्या अभी हमने पढ़ा था कि 250 है, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वृषण पालिका ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृषण पालिका में होते हैं 3 से 5 शुक्रजनक नलिकाएं, 2 से 6 शुक्रजनक नलिकाएं, 5 से 7 शुक्रजनक नलिकाएं, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं वृषण पालिका में होते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं वह इसमें होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिकाओं की अंतपालिका में होते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं की अंतपालिका में होते हैं नरजनन कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, विकल्प ए तथा बी दोनों, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। सही उत्तर ऑप्शन सी, विकल्प ए तथा बी दोनों। जो शुक्रजनक नलिका की अंतपालिका में नरजनन कोशिकाएं भी हैं और सर्टोली की कोशिकाएं भी होती हैं। सर्टोली की कोशिकाएं वृषण में होती हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, वृषण में होती है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, जर्मिनल एपिथेलियम शुक्रजनन नलिकाओं की भित्ति होती है,
त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक स्तरीय स्थानों पर टूटी हुई। जर्मिनल एपिथेलियम शुक्र जनन नलिकाएं जो है नलिका उनकी भित्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर, एक स्तरीय होती है। जर्मिनल एपिथेलियम शुक्र जनन कोशिकाओं की भित्ति एक स्तरीय होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं? लीडिंग कोशिकाएं, ऑक्स्टिक कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। स्तनियों को वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। स्तनियों के जो वृषण हैं उसमें शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है। कौन सी कोशिकाएं होंगी वो? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। स्तनियों के वृषण में जो शुक्राणु हैं उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य हमारी जो वृषण में सर्टोली कोशिकाएं हैं नर वृषण में तो वह होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र कहलाता है। शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र कहलाता है अंत आंगुलिक अवकाश, इंटरफेरस अवकाश, अंतराली अवकाश, अंध अवकाश। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अंतराली अवकाश जो है शुक्रजनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुलती है। कहाँ खुलती हैं? शुक्रवाहक, वृषण जालिकाएं, अधिवृषण, शुक्रजनक नलिकाएं। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। वृषण जालिकाओं में खुलती है। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुल रही है। शुक्र जो वृषण जालिकाएं हैं उसमें, तो यहाँ विकल्प बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ दर्शाता है? ए वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक। बी वृषण जालिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहक। सी वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण। डी शुक्रवाहिकाएं, वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहक, अधिवृषण। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक। जो शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही क्रम होगा वृषण जालिकाओं से वृषण शुक्रवाहिकाओं में, फिर अधिवृषण में और फिर शुक्रवाहक के रूप में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गलत युग्म चुनिए। लीडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन स्रावित करती हैं। शुक्रवाहिकाएं और अधिवृषण सहायक नलिकाएं। अधिवृषण मूत्राशय के ऊपर घुमावदार परिपथ स्खलन नलिका। शुक्रवाहिकाएं तथा शुक्राशय। तो गलत युग्म की पहचान करना है साथियों, तो यहाँ पर जो गलत होगा वो ऑप्शन डी स्खलन नलिका जो है वह शुक्रवाहिकाएं तथा शुक्राशय से रिलेटेड ये नहीं है। तो यह ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा या कौन से गलत कथन है? शिश्न का बाहर की ओर खुला छिद्र मूत्राशय मुख कहलाता है। शिश्न का बाहर की ओर खुला छिद्र मूत्राशय मुख होता है या कहलाता है। शिश्न मुंड एक ढीली त्वचा से ढका रहता है जिसे अग्रछदक कहते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्त्राव शिश्न के स्नेहन में सहायक है। उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा कथन गलत है? तो यह ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो तीनों ऑप्शन है यह राइट आंसर है, तो ऑप्शन जो डी है वह हमारा राइट आंसर होगा कि तीनों ऑप्शन जो ऊपर वाले ए बी सी वह सही है, तो गलत कथन कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 15 के चित्र में ई, एफ, जी तथा एच को पहचानिए। ई शिश्नमुंड, एफ अग्रछद, जी वृषण, एच मूत्रमार्ग। ई वृषण, एफ अग्रछिद, जी शिश्नमुंड, एच मूत्रमार्ग। ई मूत्रमार्ग, एफ वृषण, जी अग्रछद, एच शिश्नमुंड। ई शिश्नमुंड, एफ अग्रछद, जी वृषण, एच मूत्रमार्ग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई मूत्रमार्ग, एफ वृषण, जी अग्रछद, एच शिश्नमुंड। तो सी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 15 के चित्र में आई, जे, के तथा एल को पहचानिए। आई वृषण जालिका, जे शुक्र वाहिकाएं, के अधिवृषण, एल वृषण पालिका। बी आई शुक्र वाहिकाएं, जे वृषण जालिकाएं, के वृषण पालिका, एल अधिवृषण। सी आई अधिवृषण, जे शुक्र वाहिकाएं, के वृषण जालिकाएं, एल वृषण पालिका। डी आई वृषण पालिका, जे वृषण जालिकाएं, के शुक्र वाहिकाएं, एल अधिवृषण। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आई वृषण पालिका, जे वृषण जालिका, के शुक्र वाहिकाएं, एल अधिवृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियों को पहचानिए। नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियों को पहचानिए। ए शुक्राशय, बी प्रोस्टेट ग्रंथि, सी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, डी ये सभी। तो नर में जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है साथियों वह होती है ये सभी। शुक्राशय भी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी होती है। तो यहाँ विकल्प डी दिया है ये सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है नर मानव में मूत्रीय तंत्र और जनन तंत्र की साझा सीमावर्ती नलिका है। ए मूत्रमार्ग, बी मूत्रवाहिनी, सी शुक्रवाहक, डी शुक्र वाहिकाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मूत्र मार्ग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं खालिस्थान से खालिस्थान द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक अंडाशय उपकला से आस्तरित रहता है जो अंडाशय पीठिका के घेरे रहता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों खालिस्थान तथा खालिस्थान में विभाजित रहती है। ए से डी तक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए आंतरिक मध्यांश परिधीय वलकुट स्नायु श्रोणिभित्ति स्नायु परिधीय वलकुट आंतरिक मध्यांश श्रोणिभित्ति परिधीय वलकुट स्नायु आंतरिक मध्यांश परिधीय वलकुट स्नायु श्रोणिभित्ति। सही उत्तर ऑप्शन बी ए श्रोणिभित्ति, बी स्नायु, सी परिधीय वलकुट, डी आंतरिक मध्यांश। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों, तो सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में भी कहा था कि सर की क्लास 8:30 बजे सुबह होने वाली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो देखना ना भूलिए। और रात में 8 बजे भी एक क्लास होने वाली है, सर की लाइव क्लास आ रही है, फिजिक्स की क्लास है, तो सभी साथी इस क्लास से जुड़ जाइएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।